Hello everyone, Jule Namaskar, and I once again welcome you to our podcast in University of Ladakh. Today I have with me our Honorable Vice Chancellor Professor Saket Kushwaha. हम प्रोफेसर साकेत कुशवाहा से कुछ रूबरू चर्चा करेंगे जिसमें हम यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और करंट स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और बाकी जो चीज़ें हम यूनिवर्सिटी में आगे करने जा रहा है उसके सिलसिले में सर से कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। तो सर आपका बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में जब से आप आए इट हैज़ नॉट बीन इवन 1 ईयर, बट देन जो डेवलपमेंट हमने देखा गया और लोगों का भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे रिक्रूटमेंट के ज़ोर से ले लो, बाकी या एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर इसमें मैं आपके ही उसे सुनना चाहता हूँ कि करंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख आज के डेट पे क्या है सर? Jule, Namaskar, Assalamu Alaikum, and my host and dost, Registrar Saab, thank you very much for doing this program, and it was much needed, and thank you for the question as well. First of all, I mean, credit goes to whatever good things or good news we are receiving, or blessings we are receiving from people of Ladakh, UT of Ladakh. The credit goes to the team University of Ladakh, in which you are one of the pillar of the system. So एक तो ये बात हो रही है डेवलपमेंट की। जहाँ तक बात आपने करी तो मैं बताऊं कि इस बीच आप लोगों की हेल्प से हम लोगों ने दोनों कैंपसेस में, वैसे तो हमारे पास 4 कैंपस हैं, तो एग्रीकल्चर के 2 कैंपस हैं। एग्रीकल्चर के दोनों कैंपस में हमारे पास जो यूजी प्रोग्राम चल रहा है, अंडर ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर। इस बार हमारे इस तकना कैंपस के हॉर्टिकल्चर कोर्स में बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि एक तो नंबर कम है अपने जो एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सूचना नहीं थी, तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और चंडीगढ़ यहाँ चले गए। लेकिन आप खुद ही इस डेटा को आप जानते हैं कि हमारे तकरीबन 78 बच्चे एग्रीकल्चर में कारगिल कैंपस में पढ़ रहे हैं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के दोनों साल के बच्चे हैं, देन हॉर्टिकल्चर इस बार पहली बार शुरू हुआ है उसमें बच्चे हैं, और बीएटी जी सर जो हमारी इन सर्विस कैंडिडेट्स के बेसिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए उसमें तकरीबन 10-12 लोग हैं। तो एक तो ये बात है, तो ये वो कैंपस, दोनों कैंपस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो 2 कैंपस हैं, एक करगिल डिस्ट्रिक्ट में है और एक ये हमारा यहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट कोर्सेज बराबर करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड बहुत थी, हमारे करगिल के भाई बंधुओं की, तो वहाँ पे 1-2 कोर्स एक्स्ट्रा, जैसे मास कम्युनिकेशन वगैरह वहाँ ज़्यादा चल रहा है, बीसीए वहाँ ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे लगता है 3 या 4 कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्स वहाँ है। तो वो और ये जो हमारा उर्दू वगैरह का कोर्स है वो वहाँ चल रहा है। ऐसे 4-5 कोर्सेज वहाँ ज़्यादा चल रहे हैं, और हम उनमें से जो कोर्स अब ज़रूरी होगा यहाँ चलाने के लिए, जैसे बीसीए यहाँ भी चलना चाहिए, तो डॉक्टर महबूब से हमने बात की कि इस बार ये दिसंबर के महीने में हम 2 एप्लीकेशन अभी डालेंगे। एक एप्लीकेशन हम बार काउंसिल में डालेंगे एलएलबी चलाने के लिए, और एक एप्लीकेशन हम डालेंगे वहाँ पे एनसीटी में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं रजिस्ट्रार साहब, मेरी चर्चा के दौरान वो डॉक्यूमेंट मैंने मांगा है महबूब साहब से, और वेबसाइट पे मैं डालूंगा कि यूनिवर्सिटी को बीसीए चलाने के लिए एनसीटी एआईसीटी की ज़रूरत नहीं है, उसके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये महबूब साहब की अच्छाई थी कि उन्होंने इसके लिए भी अप्रूवल लिया हुआ। अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चलाएंगे तब आपको एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत है। एक तो ये बात हो जाएगी, तो एक डेवलपमेंट ये हुआ। दूसरा, आप एक शायद आप नोटिस निकालने वाले हैं, आप ही ने उसका प्रपोजल मुझे दिया था कि अभी पिछले बार के प्रेसिडेंट कुंसल ने आपको कांटेक्ट किया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का नाम लिस्टेड नहीं है, तो मैं आप ही के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, और आप एक नोटिस भी निकाल दीजिएगा। नोटिस निकाल दिया हुआ है। अरे वाह, धन्यवाद। ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट कि इसमें वो उन्होंने कहा है, हमारी जब बात हुई संगठन के लोगों से, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, खासकर जिगमत साहब ने पूरा इस चीज़ को जिम्मेदारी से निभाया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में तो हमारे पास 1000 इंस्टीट्यूशन है, उसमें आधे भी लिस्टेड नहीं है, तो आप अंडर अदर्स में वो
लिस्ट डालेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स कैन गो टू अदर्स, वो लिस्ट जो है एंड अदर्स में डाल के अप्लाई करेंगे, वो है। तो एक तो ये दे दिया। दूसरा, हम लोगों ने CS हमारे चीफ एडवाइजर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की मदद से, मैडम भानु की मदद से इन जगहों पे ये पत्र लिख दिए हैं। जी सर। तो एक तो ये डेवलपमेंट हो गया कि उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमारे NCTE के लिए हमारे प्रयास युद्ध स्तर पर मिशन मोड पे लागू हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 2017 में भी ऐसे इशू को पार्लियामेंट के माध्यम से रिजॉल्व किया गया था। क्योंकि हो ये रहा है कि स्टेट लेवल पे ये जो B.Ed चलाने वाले लोग हैं या BPEd चलाने वाले लोग हैं, इनको स्टेट अप्रूवल दे देता है और फिर ये सारे इंस्टीट्यूशन NCTE के वेबसाइट पे जाके या हार्ड कॉपी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। लेकिन उधर से उसका अप्रूवल नहीं मिला, हम एंटीसिपेशन में कोर्स चला देते हैं। यही हमने भी किया था। तो इन एंटीसिपेशन, और ये हमेशा मिलता ही है, और एक दो वार्निंग के साथ, वार्निंग नहीं, एडवाइस के साथ कि आपने ये कमी देखी थी, ये दे। हमारे पास लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, स्ट्रक्चर है, मल्टीमीडिया, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, तो हमारे पास कमी कुछ भी नहीं थी जी। तो ये अप्रूवल हमें मिलना ही था। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है 200-250-300 इंस्टीट्यूशन इस जद में आए होंगे। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केस है जी सर। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये किसी ने जानबूझ के शैतानी नहीं की है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो 2017 में जैसा गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, वैसे ही गजट नोटिफिकेशन के द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल मिलेगा जो बैच कर चुके हैं, और आगे आने वाले सालों के लिए हमें 100 बच्चों को करवाने के लिए एक यूनिट मिल जाएगी। ये प्रक्रिया है, और इसके लिए सारे डिटेल्स हम एडवाइजर साहब के पास भिजवा चुके हैं एंड ऑनरेबल गवर्नर सर को भिजवा चुके हैं, और हमने उनको वो गजट भी लगा दिया है। तो सारे अपने यूटी के जितने भी सिटीजन्स हैं और जितने भी विद्यार्थी या जितने भी यूनियन हैं, उन सबको ये भरोसा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है कि ये काम हो जाए। लेकिन हम ये अकेले इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए इतनी आसान लड़ाई नहीं है। हमारी फाइल ऑलरेडी नॉर्दर्न जोन के पास पड़ी है, जिसके मुझे लगता है कि प्रोफेसर राठौर साहब इंचार्ज हैं। तो मैं ये डालिमा में ये इसमें फंसा हूँ कि मुझे बात सीधे करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि चेयरमैन अक्सर इस बात को बुरा मान जाते हैं कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इसको पर्सनली फॉलो करता है। तो हम ऑफिशियली इसको फॉलो कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि आने वाले जल्दी ही समय में, यानी आने वाले साल में हमें परमिशन मिल जाएगी कोर्स रन करने की या रिस्टार्ट करने की, और पुराना वाला भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये डेवलपमेंट आपको ये बताना चाहता था जी सर। इसके साथ साथ सर, अभी जो ये हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस में जी, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमारे नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया नॉर्थ जोन कबड्डी का कंपटीशन हुआ था जी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जी इतने तादाद में 48 टीम्स यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस में आना, इस पे आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये भी आप ही लोगों की लीडरशिप में हुआ, और मैं इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर महबूब जो हमारे कारगिल कैंपस के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको और उनकी पूरी टीम, मैं बताऊं कि ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में पहले नहीं हुआ है। मैक्सिमम 35 टीम्स आती थी, इस बार हमारे पास 43 टीम्स आई, यानी कि पूरे भारत। तो एक तरफ तो डर का माहौल था कि वहाँ वेदर कंडीशन बड़ी हार्श हो सकती है, ये कमिटी जितने खिलाड़ी थे या उनके मैनेजर्स थे, उनके मन में एक डर था। लेकिन महबूब साहब ने इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया, और मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को होटल में ही ठहराया गया था। यानी कि ये भी सहयोग कारगिल के लोगों ने किया कि जैसे भी डिस्काउंट मिला हो, जैसे भी क्या हो, ये मिलजुल के हम लोगों ने किया, और बड़ा सक्सेसफुल रहा। सबसे कम शिकायतें हुई, और जिसमें शिकायतें हुई उसमें एक चीज़ सामने आई कि हमारे महबूब साहब ने सारा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से इश्यूज़ को हैंडल किया। तो मैं उसकी टीम को, और उसकी आप जानते हैं कि इवेंट्स के इनॉग्रेशन में ऑनरेबल LG साहब ही चीफ गेस्ट थे, और हमारे सारे प्रिंसिपल साहब वहाँ थे, हम सब लोग वहाँ थे, और ऑनरेबल CC करगिल वहाँ पे थे, एंड ऑनरेबल MP साहब भी उस टीम में उस इनॉग्रल फंक्शन में थे। तो सबके सहयोग और आशीर्वाद से ये सफल आयोजन हमने किया। ये बात ठीक है कि 16 टीम के साथ हमें फाइनल खेलना था, लेकिन मौसम इतना बिगड़ चुका था कि टीम को दिक्कत हो सकती थी, और हमारे पास वैसा स्टेडियम नहीं है, ना ही लेह में है ना करगिल में है। लेकिन आने वाले वर्ष में हम और भी इवेंट लेंगे। कबड्डी के अलावा
हम क्रिकेट लेंगे, वॉलीबॉल लेंगे, फुटबॉल लेंगे और उनको दोनों कैंपस में मिलके करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर इसके साथ साथ अभी रिसेंटली कॉन्वोकेशन, सेकंड कॉन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख वाज अगेन हेल्ड इन करगिल में हुआ था। तो कॉन्वोकेशन को इसको लेके सर ये दूसरा कॉन्वोकेशन है, तो आगे आपका क्या विचार है इसको लेके कि ये क्या हर साल होगा या कैसे होगा सर? रजिस्ट्रार साहब, पहली बात तो कॉन्वोकेशन एक रिचुअल है जिसका हर साल पालन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि इसमें ग्रांट बहुत सारे लग गए। जब पहली बार कन्वोकेशन यहाँ से किया गया था, अपने लेह से किया गया था, तब भी तकरीबन 30-35 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। और इस बार हमने चूंकि वादे के हिसाब से, पहली बात तो मैं सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की टीम कमिटेड है कि जो वो कहती है वो ज़रूर करती है और हम अपने वादे से इतर व्यवहार नहीं करते। ये हमारी टीम की खासियत है। तो ये निर्णय हुआ था कि पहली बार अगर लेह में किया तो दूसरी बार हम करगिल में करेंगे। तो ये जो बराबरी का दर्जा देने की बात है वो सिर्फ मुंहजबानी नहीं होता है, वो हमारे एक्शन में दिखाई देता है। ये हमारे मिशन मोड का एक एक्शन मोड जो है, मिशन मोड में जो हम करते हैं, तो ये हमारी प्रॉमिस को कन्वर्ट करता है एक्शन में, तो ये दिखाई देता है। तो हमने इस बार वहाँ किया, तो नेचुरली वो हर चीज़ को हमें करना पड़ा। दूसरा, यहाँ से पूरी टीम ले जानी पड़ी, तो खर्चा 40 लाख के आसपास हो गया। तो ये खर्चा काफ़ी माना जाता है। तो लेकिन अगले साल यहाँ लेह में करेंगे। तो मैं कम से कम ये चाहता था कि 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे हम मनाते हैं उसी दिन हम कन्वोकेशन करें। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष आएगा 2026, इसके 5 सितंबर को हम लेह में ज़रूर करेंगे। इतना करने से हमारी सारी डिग्रीज रेगुलराइज तरीके से बढ़ चुकी होंगी। अब उसके बाद हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि 27-28 या कंटिन्यूस इसको करेंगे कि नहीं करेंगे, या कब करेंगे, अल्टरनेट ईयर में करेंगे, क्योंकि इस डिग्री तो हम हर साल दे सकते हैं। एक एक्शन होता है एकेडमिया में, डीम डेट हम डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद हम ओरिजिनल डिग्री भी दे सकते हैं। तो हम बहुत, आपने देखा होगा कि JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन 100 कन्वोकेशन नहीं हुए हैं। तो इसका ये है कि प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। अगर फाइनेंशियल क्रंच बहुत महसूस होता है तो इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक के मेरे सपने में है कि कम से कम आने वाले वर्ष में 2026 में 5 सितंबर को हम कन्वोकेशन करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये विचार बहुत अच्छा है कि कन्वोकेशन रेगुलरली ऑल्टरनेटली बोथ द प्लेसेस लेह और करगिल को बराबर लेके चलेंगे। जी सर, आप कुड यू थ्रो सम लाइट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हमारे लेह कैंपस और करगिल कैंपस में है, उस पर आपका क्या विचार है और कितना भरोसा है, कितना जल्दी हो सकता है जी कंप्लीशन? तो पहले बताऊं कि जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे हमें लोन मिलता था। विंडो 3 एक थी जिसमें हमें, यानी हम कंपैरेटिवली विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, बाद में विंडो 4 बंद हो गया। इसमें हमको हेफा हायर एजुकेशन डेवलपमेंट फंडिंग एजेंसी थी, कनारा बैंक की मदद से लोन मिलता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती थी। तो हम विंडो 3 में थे, यानी कि हमें जो जैसे हमारे समय में तकरीबन 70 करोड़ मुझे मिला था बिल्डिंग्स के लिए, फिर हमें उन्होंने ग्रांट के रूप में भी 30-35 करोड़ दिया था, और अभी एडमिन बिल्डिंग बनाने के लिए भी उन्होंने 40-45 करोड़ कुछ रुपया दिया हुआ है। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ 10-15 दिन पहले ही IT डेवलपमेंट के लिए भी तकरीबन 30-40 करोड़ मिला हुआ है। तो ये फंड हमको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना पड़ता था, हम अपने कॉर्पस इंटरनल रेवेन्यू से इंटरेस्ट देते थे 10%, और 10% 13 साल में देना था। यानी कि 100 रुपया लिया तो आपको सिर्फ 10 रुपया वापस करना है, वो भी 13 साल में। तो बहुत 1% से कमी आता था पर ईयर, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करने के 3 साल के भीतर आपको इंटरेस्ट देने की बात शुरू करनी पड़ती थी। तो एक तो वो प्रोविज़न था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। स्टेट में ऐसे प्रोविजंस लोन के हैं नहीं, लेकिन मैंने जो देखा था कि हम प्रयास कर सकते हैं कि हम हेफा से लोन कैसे लें, क्योंकि हम UT के पार्ट हैं, तो ये कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, अच्छा काम हो रहा है। UT गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वो प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स 1-1, 2-2 साल डिले में चल रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रांट टाइम से नहीं मिलती है या एनफ नहीं मिलती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इनकी इस ग्रांट को एक रिजर्व फंड में रखा जाए, ये पार्क होना चाहिए। जैसे हमने वहाँ सारे प्रोजेक्ट 24 महीने में कंप्लीट करवा दिए थे, जबकि अरुणाचल में हर वर्ष 5 से 7 महीने बारिश होती है।
जी सर। तो ये प्रोजेक्ट्स 2 साल से डिले नहीं होनी जी चाहिए। सर। इससे क्या होता है कि इसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पे फर्क पड़ता है। तो इसके लिए यूटी गवर्नमेंट से निवेदन ये होगा कि आप जब, और ये ठेका हम नहीं देते हैं, ये ठेका यूटी गवर्नमेंट की अपने जो ऑफिस है, जैसे हमारे लिए जो एसडीपी का प्रोजेक्ट है वो ये एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन से ही मिलता है। तो जब आपने ये निर्णय लिया कि आप उसको यहाँ से कराएंगी, यहाँ की एजेंसी से कराएंगी या सेंट्रल एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी से कराएंगी, तो उसके लिए फंड रखना चाहिए। जैसे अगर इस बार फंड एनफ होता तो ये मैं एडमिन बिल्डिंग और ये हॉस्टल एक ले लेता। तो आप जरा सोचिए कि हम 2 लाख रुपया पर मंथ खर्च कर रहे हैं हॉस्टल पे, 24 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। जी सर। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। तो इन सब चीज़ों को 24 लाख रुपए, तो अगर इंटरेस्ट लेते तो इतना इंटरेस्ट देने के बाद आपको अच्छा खासा ग्रांट मिल जाता। तो ये एक इशू है कि ग्रांट पार करनी चाहिए और इन लोगों को एनफ ग्रांट देके प्रोजेक्ट को 24 महीने में हैंड ओवर करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रयास है तो साल भर में ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएंगे। हमारे पास कम से कम 6 बिल्डिंग पीछे आ रही हैं और करगिल कैंपस में भी बाउंड्री वाल शायद हो गई है। वहाँ पे एक एकेडमिक फैकल्टी बिल्डिंग आने वाली है, वो अगले साल मिल जाएगी। तो ये जो एसडीपी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से काम हो रहा है, ये अच्छे हो रहे हैं और इसको थोड़ा अग्रेसिव मोड में ले जाने की आवश्यकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, शायद आपके मन में वो विचार होगा कि मेरे आने से पहले, ये 1 साल पुरानी स्टोरी है कि जब हॉस्टल में लेके बच्चों में चर्चा हो रही थी तो ये जो सेक्रेटरीट है, एजुकेशन सेक्रेटरी उस समय की था, डॉक्टर मैडम पद्मा रही थी। तो उन्होंने ये हमें ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर दिए थे जो अब बन के तैयार हो गए। उसमें ग्लेजिंग का एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, तो वो हमने इंजीनियर से कहा है, क्योंकि वो भी ठेका हमने नहीं दिया था, वो ठेका भी वहीं से मिला था। तो हमने बच्चियों को दिया। तो हमारे मन में है कि जैसे ही फर्नीचर 1-2 महीने में उसमें लगेगा तो बच्चों को हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल खर्चा शायद वो फिर से अप्रूव किया है पीडब्ल्यूडी ने, जिसको हमने नहीं दिया है, वही लोग कर रहे हैं कि थोड़ी सी चेन लिंक फेंसिंग हो जाए, जिससे थोड़ी सी प्राइवेसी हो जाएगी। उसमें ग्रीन कपड़ा हम लोग लगा, जो वो होता है ग्रीन हाउस का कपड़ा होता है, जिससे जब बच्चियां वहाँ रहेंगी तो बहुत प्राइवेसी एक्सपोज ना हो। लेकिन वो स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। कॉरिडोर में भी उन्होंने ग्लेजिंग लगा रखी है कि बाहर से आप भीतर नहीं दे सकते। और एक खर्चा और होगा आपको कि उसमें हर कंटेनर में आपको कम से कम एक एसी का प्रोविज़न करना पड़ेगा, जो ठंडा गर्मी, क्योंकि प्री फैब की हाइट बहुत नहीं है, तो वो थोड़ा खर्चा मुझे लगता है कि 50 लाख का आपका होगा। तो वो करवा के बच्चों को ये सुविधा कर देंगे, यानी कि जो 24 लाख रुपया हम साल दे रहे हैं वो 2 साल के खर्चे में हम इसको परमानेंट ठीक कर लेंगे और इसकी इसी बीच हमारे ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर वो भी हैंड ओवर हो जाएंगे, तो ये काम अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसके साथ साथ सर अभी हाल ही में ही आप आर्मी के साथ साथ भावना प्रोजेक्ट में जी एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट वो कर रहा है जिसमें आपका पानी को रिलेटेड, इसमें थोड़ा आप बताएंगे सर क्या हो रहा है? पहली बात तो रजिस्ट्रार साहब थैंक यू, उस दिन तो वो आपकी फ़ोटो भी वायरल हुई है जिसमें हम लोगों ने ज़मीन से निकला हुआ पानी विटनेस कर रहे थे। तो ये सद्भावना प्रोजेक्ट, एक्चुअली हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तारू के इस कैंपस में हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहते हैं। जी सर। और ये ग्रीन बेल्ट हम सलाह लेके ही करेंगे यहाँ के जो वन विभाग है, जिससे कोई ये ना कहे कि ग्रीन बेल्ट डेवलप करने से माइक्रो एनवायरनमेंट बदला है, लेकिन यहाँ ग्रीन बेल्ट की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि बिहार की मदद से पिछले बार हम लोगों ने 100 सेब के पेड़ भी लगाए थे। तो यहाँ पे क्योंकि एक ऐसे जहाँ पे हम एक कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी कम से कम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हो, इसके बारे में एक अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अच्छा पानी मिला है जो हमारे कैंपस में पहले कभी नहीं मिला। और आप जानते हैं कि हमारे कैंपस में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और जब ये हमारे हाउसेस बन के तैयार हो जाएंगे तो कैंपस में कम से कम 2000 लोग एक साथ रहेंगे। 2000 लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट अगर 50 लीटर भी रखेंगे तो कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मई और ग्रीनरी रहेगी। तो ये जो सद्भावना प्रोजेक्ट मिलिट्री ने दिया है इसके लिए वन कोर का धन्यवाद। और पानी मिलने के लिए हम ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करेंगे, उसको भी धन्यवाद करेंगे। भगवान बुद्धा को नमस्ते करते हैं कि आपने प्रणाम करते हैं कि हमें अच्छा पानी मिला, ऐसा बहुत कम होता है। और दूसरा, हम जो हमारा दूसरा एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पे एक बोरहोल और है, उसको भी चेन लिंक फेंसिंग से घरवा के वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी का सेंटर इस्टेब्लिश कर देंगे जिससे हमारे बच्चे सीख सकें। जी सर। तो ये एक जो प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपने पानी के प्रोजेक्ट के बारे में बताई, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी और इसको
जिसको आर्म फोर्सेस ने पूरा कर दिया सद्भावना प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब सर मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपको, ये रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को लेके, रिक्रूटमेंट इन अ सेंस रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोजीशन पे, इस पे आप थोड़ा विस्तार भी बताइए सर। रजिस्ट्रार साहब, इसकी भी क्रेडिट आपको और आपकी टीम को जाती है। थैंक यू सर। तो इसमें ये 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, 1.5 ईयर पहले, और मेहता साहब जो हमारे पूर्व में वीसी थे, सेकंड मतलब प्लस पे वो आए थे, तो उनके जाने का टर्म था। वैसे मैं आपको बताऊं कि सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिसीजंस को देखना चाहिए, खासकर जो पावर सीज होते हैं। जी सर। जब वीसी जाते जाते सैलरी के लिए अप्रूवल देता है, सब चीज़ के लिए देता है, तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर सकता है? तो और कोई जस्टिस जब रिटायरमेंट जिसका होता है जिस दिन, वो 4:59 यानी कि 4:59 मिनट पे भी फांसी की सजा दे सकता है। तो ये प्रक्रिया, ये धारणा है। तो खैर एनीवेज वो अलग बात हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि ये प्रक्रिया पेंडिंग थी, और आपने इसको मैं आपको बधाई दूंगा, पर्सनली बधाई दूंगा कि आपने इसको बड़ी नियम से, आपने जो भी नियम हो सकता था, आपका कैलिबर किसी सीजन्ड रजिस्ट्रार से कम नहीं है। लोग भले ये देखते हो कि आपकी उम्र कम है, उम्र से नहीं, तजुर्बे से काम होता है। तो आपने का जो तजुर्बा था इस काम के लिए, वो परफेक्ट था। आपने सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ आपने काम किया। तो इस समय आज की डेट में 38 पोजीशंस पे आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया था, और सभी पोजीशन लद्दाख के ही लोगों को मिलनी थी, रिजर्व थी। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जो भी आपका नियम था, SO14 उस पर SO14 लागू था ना। तो आपने वैसे किया, वो सब तरीके से आपने काम किया हुआ है। तो आप इस वक्त मुझे लगता है कि तकरीबन 30 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ये आप पेपर वेरिफिकेशन होंगे। तो और 8 पोजीशंस, यानी कि 2 AR की पोजीशन, और अच्छा 6 जूनियर असिस्टेंट की वो वेरिफिकेशन हो रहे होंगे। जी सर। और 2 AR की रिक्रूट फाइनल इंटरव्यू 150 मार्क का, वो होगा आपको 4 तारीख को। तो आपको 2 AR भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपने 12 लोगों को बुला रखा है, तो नियम के हिसाब से उसमें से 1:6 का रेशियो में बुलाया है, तो हम रिक्रूटमेंट वो पूरा हो जाएगा। तो 36 आपको मिल जाएंगे 4 तारीख तक या 5 तारीख तक। और फिर आपके बचेंगे 2 पोजीशन। वो किस पोजीशन? वो टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। जी सर। तो उसके लिए आपने सिलेबस शायद हमने अपलोड कर दिया है। उसका एग्ज़ाम मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि हम लोगों की ये भी देखना है कि एग्ज़ाम के नाम पे आप जाड़े में लोगों की इतनी तंगी ना हो जाए, कि और थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा पढ़ने को, सिलेबस को थोड़ा जानने का। तो वो तो मास्टर्स लेवल की सिलेबस आपने अपलोड किया ही है नियम के हिसाब से, और इंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। कितने सेंटर में एग्जाम लेंगे ये हम तय कर लेंगे। जैसे हमने करगिल में भी एग्जाम ले लेंगे और ले में भी ले लेंगे, वो हम देख लेंगे। जी, वो हम लोग देख लेंगे कैसे करना। अगर नंबर कम होगा तो यहाँ आसान होता है, वो हम देख लेंगे। किसी को तकलीफ देने की मानसिकता यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में नहीं है। हम सबकी तकलीफों का ध्यान रखते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि उस समय कोई मेजर एग्जाम ना हो या नेट का एग्जाम ना हो। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम क्लैश करता भी है, तो लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि उनको ये एग्जाम देना है या वो एग्जाम देना है, तो इसको देख लिया जाएगा। सर लास्ट में यही कहूँगा कि जब से आप आए हैं, it has not been even 1 year, but then we have seen remarkable improvement and changes and transformation in University of Ladakh, be it in the field of infrastructure, be it in the field of academics, be it in the field of research, be it in the field of recruitment. तो हर चीज़ बहुत अच्छे से आपके एक विजनरी लीडरशिप में जो इतना अच्छा कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, और हम आशा करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि आगे भी ऐसे ही होते रहे। तो सर आपका वे फॉरवर्ड एक विज़न क्या रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए? सर मेरा विज़न ये है कि आने वाले वर्ष में हम कम से कम 1200 एडमिशन ले पाएँ, ये चारों कैंपस में। अच्छा, एडमिशन तो हमें 852 एडमिशन के आसपास मेरे हैं, उसमें कुछ डेटा इंक्लूड नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट के एडमिशन का डेटा इंक्लूड नहीं है जी सर, BAT का डेटा इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से, और PhD की ये जो नए बच्चे हैं
69 एडमिशन हमने लिए हैं, ये डेटा भी इंक्लूड नहीं है। तो विज़न मेरा ये होगा कि आने वाले 1 या 2 महीने में आपके प्रयास से ये हो सकता है कि ई ऑफिस हमारा शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, ये समर्थ पे हम हैं, जी सर। लेकिन ई ऑफिस शुरू हो जाए तो लोगों को फाइल ट्रेस करने में आसानी होगी। एक तो ये आप कर लें, मुझे ऐसा लगता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रार की वैकेंसी डिक्लेयर की थी, लेकिन हमारा पूल जो था वो बहुत छोटा रह गया, तो हमने उसकी डेट बढ़ा दी है। जी सर। तो वो 31 सर। अगले महीने तक एप्लीकेशन के हिसाब से वो हम देखेंगे कि हमने ये 2 या 3 बार प्रयास किया, लेकिन कोई रजिस्ट्रार ऐसा मिला नहीं, और ये तो बोर्ड देखता है, तो वो देखेंगे कि हमारे पास रजिस्ट्रार मिले। वो जो पोजीशन हम लोगों ने भेजी है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री में, 123 या 27 पोजीशन आपने भेजी हैं, उसमें 1-2 कंपोनेंट कम रह गया है, तो उसको एडिशनली हम और मांग लें। जैसे IT एंड इंजीनियरिंग चाहिए हमें, तो वो हम मांग लें, मीडिया सेल मांग लें ढंग से, अगर नहीं मांगा है तो उसको ऐड ऑन कर दें, उसको फॉलो करके पोजीशंस ले आएँ। फिर 77 पोजीशंस जो यूनिवर्सिटी के पास एक हमारी सिंडिकेट की मीटिंग में पेंडिंग रह गई, उसके ऊपर चर्चा करके उसके रिक्रूटमेंट को हम थ्रू कर लें। और अब कैश का जो प्रोविज़न, मुझे लगता है कि अगर न्यू ईयर में गिफ्ट आप दे सकें हमारे अध्यापकों को जो कॉलेज में बैठे हैं, जिनको कैश का इंतज़ार है, तो ये एक अच्छी बात होगी। तो मेरे विज़न में है कि 1 जनवरी से पहले मैं भानु मैडम से लेटर दिलवा दूं कि उनका प्रमोशन हो गया, और उनके न्यू ईयर में उनके एरियर्स को प्रोसेस कर दूं। उसमें 1-2 जो केसेस बचे रह जाएंगे, जैसे वो केस बचे रह जाएंगे जिनका जम्मू कश्मीर में कागज गया हुआ है, केस पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, तो उसको भी एक बार फॉलो कर लेंगे। और अगर वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट बात बने, तो फिर उस केस को हम यही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तकलीफ ये होगी कि जो केस वहाँ पेंडिंग है वो ऑलरेडी दूसरे स्टेज को पार कर चुके होंगे। यानी कि आज की डेट में जो कैश हम करेंगे, तो हमारे कैश करने के बाद वो जो सीनियर लोग हैं वो या तो समकक्ष दिखाई देंगे, इक्विवेलेंट पोजीशन पे दिखाई देंगे, या जूनियर दिखाई देंगे, जो कि मेरे लिए पीड़ादायक होगा। तो उसको भी हम फॉलो कर लेंगे। तो ये मेरे विज़न में है। दूसरा, 100% अकोमोडेशन होना चाहिए। कारगिल में अकोमोडेशन की सख्त आवश्यकता है। जी सर। हमारे यहाँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो अकोमोडेशन है ये एनफ होगी हमारे 1000 बच्चों को कैटर करने में। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट अब जमा करेंगे, क्योंकि कैंपस में अब रोड नेटवर्क पूरा हो जाए, इनका अपना पावर स्टेशन आ जाए हमारा पूरा फुल फ्लेजेड, ये तकरीबन 80 लाख का खर्चा है। तो इसको हम फॉलो करेंगे, ये मेरे विज़न में है। और 3 साल पूरा होते होते यहाँ पे बच्चों की संख्या कम से कम 3000 हो जाए। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये संख्या 852 की जो संख्या है ऑलमोस्ट, ये लोगों को कम लगती है, लेकिन आज की डेट में मैं लाइव विटनेस हूं, क्योंकि मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के सारे कमिटीज़ का मेंबर हूं, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी एंड काउंसिल। वहां भी बच्चों की संख्या 800 ही है, लेकिन उनके पास जो ग्रांट है वो 800 करोड़ की ग्रांट है। तो ये सोचने की चीज़ है। यूटी गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन होगा कि साहब आप कम से कम हमारी ग्रांट को 25 करोड़ सालाना करें। शिक्षा जो है इसमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, लैब, केमिकल। अभी हमारे पीएचडी के बच्चे 69 आ गए, इनके ऊपर हर बच्चे के ऊपर हर साल कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा है, या 3 लाख रुपए का लैब का खर्चा है। ये डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे? और मैं इनको कमजोर लद्दाख का नागरिक नहीं बना सकता हूँ। मेरे मन में है कि ये ग्लोबली फिट सिटीजन बने, तो इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको लैब का एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो मेरा ये है कि कम से कम 25 करोड़ का बजट सैंक्शन किया जाए यूनिवर्सिटी को। इससे कम ये सीधे आना चाहिए, इससे कम में काम नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे पास 54 कोर्सेज चल रहे हैं, इन्हें हैं, तो 54 अगर कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं, 54 यहाँ वहाँ करगिल में चलेंगे, तो 104, यानी कि अगर बॉटनी डिपार्टमेंट देखेंगे तो यहाँ भी चलेगा, वहाँ भी चलेगा। किसी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो पिरामिड होता है वो 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। ये जो 7 का कैडर है ये बनना चाहिए। तो यानी कि 7 यहाँ चाहिए बॉटनी में, 7 वहाँ चाहिए। तो आप जरा सोचिए कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये नहीं सोच सकते अभी हम जो 5 के नंबर फिक्स किए हैं कि 5 बच्चे होंगे मिनिमम तब चलाएंगे। आपको अपने डिपार्टमेंट को खोल के टीचर अपॉइंट करके 1 साल इंतजार करना पड़ता है, तब आपके पास बच्चा आएगा।
बच्चा तो जो कोई भी एस्पिरेंट जो है वो ढूंढता रहता है। आपने डिपार्टमेंट ही नहीं खोला तो नए डिपार्टमेंट में क्यों आएगा? तो 1 साल आपको ये इन्वेस्ट करके बैठे रहना। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ढंग से चर्चा करके चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। यूनिवर्सिटी में पोटेंशियल बहुत है ना ये, लेकिन हम इसको अपने आप कमतर आंकते हैं। तो सभी लद्दाख के भाई बहनों को अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारे बच्चे कम नहीं है किसी से, लेकिन क्या है कि हमारे मन में ही शंका है। हम बच्चों को जम्मू भेज देते हैं मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो हम में क्या कमी रह गई? जी सर। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपका विजन, आपका वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा है और इससे बिल्कुल क्लियर एक मैसेज जाता है that within in a less than 1 year you have clearly understood the requirement, the aspirations of Ladakhis। और जिस तरह आप ये जो जितना भी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं सर, इट इज़ वेरी मच लोकल ओरिएंटेड, लोकल फॉर वोकल है। और इसमें आपका जो बहुत बड़ा विचार, जो विजन है कि लद्दाखियों को प्रमोट करें एज वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस यूनिवर्स, तो इसका बहुत बहुत आभारी है सर। तो इसी के साथ हम आज के इस पोस्टकार्ड को ख़त्म करते हैं। तो हमारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, आपका कोई भी सवाल होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगले बार फिर हम आपके कमेंट के साथ, आपके जो भी क्वेरीज है उसके साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्कार। जुले।